Hello students, in this video we'll discuss chapter number 15 Agencies of the United Nations। बेटा इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो हम स्टार्ट करेंगे गेटसेट सेक्शन से। तो गेटसेट सेक्शन में पूछा गया है कि फाइंड आउट व्हेन आर द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व्ड। आपको पता करना है और इन लोगों ने आपको परमिशन दे दी है भाई कि तुम नेट से भी सर्च कर सकते हो कि ये फॉलोइंग डेज कब ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चा 7 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चा? तो वो हम करते हैं 18 अप्रैल को। वर्ल्ड फूड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम करते हैं 16 अक्टूबर को। साथ ही साथ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हम सेलिब्रेट करते हैं 28 अप्रैल को। तो अप्रैल वो मंथ है जिसमें हम बहुत सारे वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल, और आपका वर्ल्ड फूड डे कब आता है? 16 अक्टूबर को। बेटा यूनाइटेड नेशंस हमेशा इस तलाश में है, हमेशा इस कोशिश में रहता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में पीस रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, सोशल प्रोग्रेस हो, और इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को। ठीक है, ये हमेशा कोशिश करता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेटर हो जाए, जो जीवन स्तर है, जो वो खाना खा रहे हैं, जो क्लॉथ्स वो वियर कर रहे हैं, जैसे घर में रह रहे हैं, वो टाइम बीइंग और अच्छा होता जाए, सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, सब ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ वेरी नेसेसरी नाउ डेज। आप अफगानिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, इवन सम ऑफ द अरेबिक कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है बेटा। तो यूनाइटेड नेशंस का पूरा प्रयास है कि हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स हों, लोगों को उतने राइट्स तो मिले जिससे कि वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। फ्रीडम फॉर ऑल, सबको फ्रीडम मिले। अब बेटा यहाँ फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप आज एक क्लास के बच्चों आप बोले मुझे पूरी फ्रीडम मिल जाए, मैं कहीं पर भी कुछ भी जा सकूँ, मैं कुछ भी कर सकूँ, ऐसा नहीं बेटा। फ्रीडम मतलब अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। आप अभी बच्चे हो, हर व्यक्ति के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बन गई हैं जो यूनाइटेड नेशंस को ये गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनी हैं जो यूनाइटेड नेशंस को हेल्प कर रही हैं इन गोल्स को अचीव करने में। समझ में आ गई बात? देखो, यूनाइटेड नेशंस 193, एक कंट्री की गवर्नमेंट एक कंट्री को प्रॉपर रन नहीं कर पा रही है, तो यूनाइटेड नेशंस को तो ओवरऑल 193 कंट्रीज को देखना है बेटा, तो उसको तो हेल्प चाहिए ना। तो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनी हैं जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा किसके गाइडेंस में काम कर रही है? यूनाइटेड नेशंस के गाइडेंस में काम कर रही है। तो इस चैप्टर में हम कुछ एजेंसीज को पढ़ेंगे जो यूनाइटेड नेशंस को हेल्प कर रही है अपने गोल को अचीव करने में। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कब बना था बच्चा? 1948 में बन गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। इसका एम क्या है? इसका एम है हेल्थ को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। बेटा देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इम्प्रूव होंगी, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, अच्छे इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल साइंस प्रोग्रेस करे, अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हों, ये सब कौन देखता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब अभी कोरोना आया था बच्चा, तो आप लोग देख रहे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार बार बहुत एक्टिव था, टीवी में हम लोग इनको देख पा रहे थे, है ना। बहुत सारे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बार बार आके बता रहे थे वैक्सीन कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है वैक्सीन को बनने में। थ्रू आउट वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। ये बात ध्यान रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कहाँ पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? तो वो कहाँ पर है बेटा? जेनेवा में है। अब हम फंक्शंस को देखेंगे। तो बेटा जो मेन फंक्शंस है WHO के वो है, पहला, टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ की फील्ड में रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना। देखो बेटा, बहुत सारी नई नई डिसीजेज आती जा रही हैं जिनके लिए हमें नए वैक्सीन्स चाहिए। ठीक है,
पहले हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा, जैसे लीवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे, तो कितना इजी वे में हम वो काम कर सकते हैं, है ना। जो भी प्रोबेबल आने वाली जो डिसीजेज हैं उससे अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, तो इसके लिए रिसर्च कराना है। और रिसर्च को प्रमोट तो करना ही है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करना मतलब कुछ रिसर्च अगर यूएस में हो रही है, कुछ यूके में हो रही है, कुछ इंडिया में हो रही है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में चले। इसको कौन देखता है? WHO, टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। फिर इस बात को भी देखता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी बीमारी स्प्रेड ना हो, कोई भी डिसीज ऐसी ना हो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए। देखो कोरोना को हम लोग नहीं रोक पाए, पर फिर भी WHO का पूरा पूरा प्रयास होता है, जैसे स्वाइन फ्लू आया, ठीक है, कि भाई ये जो चीजें हैं ये स्प्रेड ना हो, कम से कम स्प्रेड हो या हो ही ना, कैसे आप रोक सकते हो उसको। WHO इस बात पे ध्यान देता है। अब ये इम्प्रूवमेंट भी लाता है, किस चीज में इम्प्रूवमेंट लाता है बेटा? न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड में। देखो कितना खाना आप खा रहे हो वो वैल्यूएबल नहीं है, आप क्या खा रहे हो उसमें उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ये देखना भी WHO का काम है। देखो अगर आप एक अच्छे घर में रहते हो, वहाँ पर एयरी है, मतलब हवा आती है, सनलाइट प्रॉपर है, सैनिटेशन प्रॉपर है, हाइजीन है, तो आप हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। तो WHO इन इन सब्जेक्ट में भी बात करता है कि भाई हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, हाइजीन कितना रखना है, कैसा हाइजीन होना चाहिए, ये सब मैटर्स भी WHO देखता है। बार बार फ्रीक्वेंसी में ऐसे एड्स लेके आता है जिस जो हमें अवेयर कराते हैं कि सैनिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है फूड के लिए, वाटर के लिए, मेडिसिन के लिए और वैक्सीन्स के लिए। वैक्सीनेशन वो जो टीकाकरण होता है, हम लोग बच्चों को देखो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीनेशन देते हैं, हेपेटाइटिस बी का देते हैं, अभी रुबेला का भी दिया था। तो फूड के स्टैंडर्ड, वाटर के स्टैंडर्ड, दवाई मेडिसिन में कितने स्टैंडर्ड होने चाहिए, वैक्सीन का क्या स्टैंडर्ड, इसको भी सेट करना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाता है, कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करवाता है, बड़ी बड़ी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराता है, सो दैट दे कैन ट्रेन पीपल इन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में लोगों को ट्रेन करने के लिए ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, सेमिनार अरेंज करवाते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर बेटा? जेनेवा में। फंक्शंस तो आप लिख ही लेंगे, हेल्थ को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, फूड स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, वैक्सीन्स में नई रिसर्च करवाना, ये सब काम कौन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ILO। ये सेटअप हुआ था 1919 में। ये एक ऑटोनमस विंग है जो पहले लीग ऑफ नेशंस, बेटा यूनाइटेड नेशंस के पहले, यूनाइटेड नेशंस का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस के अंदर काम करता था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना यूनाइटेड नेशंस की। देखो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला, है ना। और 19 में बन गया लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस के अंदर बना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। लीग ऑफ नेशन को हमने बनाया इसलिए था कि अब कोई फर्दर वर्ल्ड वॉर नहीं होंगे, फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 तो हो ही जाता है। तो लीग ऑफ नेशन तो फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो लीग ऑफ नेशन से एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस 1945 में। और उसकी पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है 1946 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है बच्चा सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। देखो आज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड वाइड लेबर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं हो पाता, तो उसको प्रमोट करने के लिए बनाया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर कराता है कि बच्चा जो वर्किंग कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन मिलेगी वर्कर्स को, वो अच्छी होगी, है ना, डिसेंट होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में है। तो बच्चा जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं WHO के। ग्लोबल स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम इन्होंने चलवाया था। स्मॉल पॉक्स वॉज एरेडिकेटेड इन 1918 और 1980 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह हमने एरेडिकेट कर दिया है।
अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे बेटा कि क्या काम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो मेन फंक्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट, टू क्रिएट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड फॉर वेजेस, मजदूरी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। आप दिन भर काम करके जो शाम को आपको पैसा मिलता है मजदूरों को, वेजेस है ना, मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजेस, उसके स्टैंडर्ड को सेट करना। और ऐसा ना हो कि किसी कंट्री में बहुत ही कम मिले, किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा। ऑल इन ऑल इनकी इच्छा होती है कि भाई इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड हम सेट कर दें। मतलब अब देखो, यूएस में जो प्राइजेस है फूड की और इंडिया में जो प्राइजेस है उनमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम वेजेस को सेटअप करें कि भाई यूएस का जो बंदा है उसी वेजेस में अपनी रोजी रोटी मतलब खाना पीना घर कर सके। और इंडिया में जो कि थोड़ा सा सस्ता है तो यहाँ पर मजदूरी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। अगर यूएस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपको खाना लेने के लिए, घर लेने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है तो मजदूरी भी ज़्यादा चाहिए। इंडिया में कम करिए तो कम में भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कोशिश है इनकी कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को सेट किया जाए वेजेस मजदूरी के लिए। वर्किंग आवर्स भैया 8 आवर्स इन अ डे, 8 आवर्स इन अ डे। पहले मैंने 8 डेज बोला था वो गलत है, 8 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 8 घंटे काम करना, ये तो वर्किंग आवर लगभग सेट हो चुका है वर्ल्ड वाइड। वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर मिलनी चाहिए, इसके लिए भी स्टैंडर्ड आ गए। इंश्योरेंस हो हर वर्कर का, उसको सेफ्टी नॉर्म्स मिले, एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड सो ऑन। ये सब देखना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। कितने घंटे काम करेगा, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, सेफ्टी कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज उसके लिए कौन कौन से अवेलेबल होंगी। देन टू एनकरेज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड लेबर पॉलिसीज। बेटा कंटिन्यूस हमें सोशल और लेबर पॉलिसीज ऐसी बनानी है जो लेबर को थोड़ा सा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लेबर लिविंग दे सके। और इसीलिए हमें रिसर्च की जो रिक्वायरमेंट होती है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उस फील्ड में रिसर्च भी करवाती है। देन ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं वर्कर्स के लिए कि भाई तुम मजदूर, तुम वर्कर्स, तुम्हारे भी कुछ राइट्स हैं, तुम्हारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है। इस बात को समझो, जानो, इससे अवेयर रहो। देखो बेटा इतना करने के बाद भी आज भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके क्या क्या राइट्स है ना। तो उन्हें प्रॉपर राइट्स मिले, ये भी कौन देखता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना बच्चा, 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1945 में। ये हंगर, भूख, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन बोले तो कुपोषण, हंगर बोले तो भूख से लड़ रहा था। इसकी साइड भूख से, कुपोषण से थी, हंगर और माल न्यूट्रिशन से थी। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब एग्रीकल्चर आउटपुट इंप्रूव हो। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही बहुत कम रहेगी तो ऑब्वियसली बात है हम इतनी सारे लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। जैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है हंगर माल न्यूट्रिशन खत्म होगा। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो अभी हमने देखा कि भाई जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, जेनेवा में। पर वहीं पर FAO का हेडक्वार्टर्स है रोम में। फंक्शंस देखो, जो मेन फंक्शंस है वन बाय वन हम देखते हैं। ये जितनी भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्री हैं उन सबको असिस्टेंस देता है कि कैसे वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो उसी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल फोरम की तरह काम करता है जहाँ पर डिबेट हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज पे। अगर कोई प्रॉब्लम है फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड से रिलेटेड इश्यूज है तो उनके लिए एक इंटरनेशनल फोरम प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप सब लोग बैठकर, सारी कंट्रीज बैठकर बात कर सकती हैं। ये अपनी मेंबर कंट्रीज को रिलीफ प्रोवाइड कराता है एट द टाइम ऑफ फूड क्राइसिस। अगर किसी कंट्री में ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू फेमाइन, ड्यू टू ड्रॉट अगर कोई मेजर फूड प्रॉब्लम है तो उन्हें असिस्टेंस ये ही देगा। कौन देगा बच्चा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप तक क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा। और सच में ये लोग काम करते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देन आ जाएगा बच्चा आपका यूनिसेफ। तो सबसे इजी मुझे यही लगा, फिर सबसे इजी कौन सा है आपका, FAO, आसान। चलो अब हम करेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये बात, पहले इसका फुल फॉर्म थोड़ा बड़ा हुआ करता था, अभी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया।
पहले क्या हुआ था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, पर अब सिर्फ कितना हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये कब बना, 1946 में। ये रिलीफ प्रोवाइड कराता है चिल्ड्रंस को, जो बेसिकली इसका एम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे परेशान हुए हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं बच पाए हैं, या जो कहीं ना कहीं किसी वॉर कैजुअलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें असिस्टेंस देने के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए बना था। इसका काम था कि भाई जो भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं किसी भी वजह से, उनको प्रॉपर हैबिटेशन दे दिया जाए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाए, उन्हें खाने की व्यवस्था दी जाए। इस इट वॉज इंटेंडेड टू बी एन इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था कि भाई क्या करना है, वो बच्चे जो वर्ल्ड वॉर 2 में परेशान हुए उनके लिए हमें काम करना है। दैट इज़ वाई द एक्रोनेम ओरिजिनली स्टूड फॉर, तो जो इसका ओरिजिनल एक्रोनेम जैसे अभी आप लोगों ने देखा यूनिसेफ, तो यूनिसेफ से यहाँ पर क्या लग रहा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, पर पहले ये हुआ करता था बच्चा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में, जिन बच्चों को उस टाइम में हमें इमरजेंसी हेल्प देनी थी अब हमने दे दी, तो अब हम इसे इमरजेंसी फंड से क्यों जाने, इसलिए अब हमने इसका नाम छोटू मोटू सा कर दिया है, वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्लियर हुई बात। ये बेटा हमेशा 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 कोशिश कर रहा है, कब से, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से कोशिश कर रहा है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, औरतों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इम्प्रूव कर सके, नॉट ओनली इन 1 कंट्री 2 कंट्री 3 कंट्री, ओवरऑल वर्ल्ड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। जेनेवा में किस किस का, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO। अभी हमने FAO पढ़ा, उसका है रोम में, और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। अब यूनिसेफ के फंक्शंस देखेंगे आप। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि भाई चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टिल डेट आप इंटीरियर विलेज एरिया में जाओ तो वहाँ लड़कियों को लड़कों से कम मानते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तो यूनिसेफ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आता है बार बार, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड में कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए, चाइल्ड लेबर नहीं हो, इसके अगेंस्ट में वो अवेयरनेस क्रिएट कराता है। जो भी प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं उनके अगेंस्ट में बच्चों को इम्यूनाइज करता है। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बेटा जिस दिन बच्चे का बर्थ होता है उसके दूसरे दिन से लेकर के पूरा 2 इयर्स तक उसको फ्री वैक्सीनेशन देती है गवर्नमेंट। हेपेटाइटिस बी लगा देती है, और जो क्या क्या बोलते हैं भाई टेटनस, मतलब दुनिया भर के बहुत सारे, पोलियो पिला देती है, हेपेटाइटिस बी लगा देती है। और तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे बच्चों का कार्ड उठा के देखना पड़ेगा मुझे कि कौन कौन से टीके सरकार फ्री में लगा देती है। और बहुत सारी प्रिवेंटेबल डिसीजेज जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब लग जाते हैं बच्चों को। और ये रिसर्च कंडक्ट कराते हैं कि कैसे हम चिल्ड्रंस हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे बच्चों को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च हो, इसको प्रमोट करता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनिसेफ। ये बच्चों को और औरतों को हेल्प करता है ड्यूरिंग एपिडेमिक। अगर कोई भी एपिडेमिक आए, भले वो कोरोना हो या और कोई हो, उस टाइम में ये बच्चों को और औरतों को हेल्प करता है, भले वो वॉर हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो। नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड ड्रॉट हो जाएगा, वॉर भी हो सकता है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चला, फिर अभी इसराइल के ऊपर दुनिया भर के ये हमास वगैरह ने अटैक किया, तो ऐसे टाइम में भी हेल्प करता है बच्चों को और औरतों को। अब हम देखेंगे बेटा यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस। UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल, S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक एंड CO फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये भी 1945 में बना था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ये कोऑपरेशन को प्रमोट करें अमंग नेशंस, और वो भी कोऑपरेशन किस फील्ड में, बेसिकली एजुकेशन, साइंस और कल्चर की फील्ड में। एजुकेशन की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन बना रहे हैं, उस कॉपरेशन को प्रमोट करता है यूनेस्को, और इसका हेडक्वार्टर भी है पेरिस में। ठीक है बात। तो पेरिस में हेडक्वार्टर हमें 2 मिले, नहीं एक ही मिला, 2 मिले नहीं, एक ही मिला। ठीक है, एक न्यूयॉर्क है, एक पेरिस है, एक रोम है। ठीक है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। फंक्शंस क्या हैं भाई यूनेस्को के, यूनेस्को 1945 में बना, हेडक्वार्टर है पेरिस में। फंक्शंस क्या है, पहला
तो बच्चा ये इस फील्ड में बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से काम कर रहा है कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। कम से कम भाई वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ना पढ़ पाए, कॉलेज ना पढ़े, है ना, 12th ना पढ़ पाए, पर प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिले। फिर इसके लिए काम कर रहा है यूनेस्को। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, जो किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इवन द फेलोशिप, ये लोग फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, स्टडी ग्रांट्स देते हैं डिजर्विंग टीचर्स को। अगर कोई टीचर है जो बहुत ही क्वालिटी है तो उसको भी ये ग्रांट अवेलेबल करवाते हैं। कौन? यूनेस्को। मेरी जो पीएचडी गाइड थी वो हमेशा बोलती थी कि तुम थोड़ा सा काम करो, मैं यूनेस्को से तुम्हें क्या असिस्टेंस दिलवा दूंगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवा दूंगी। पर ठीक है, हमने छोड़ दी, पीएचडी की नहीं। और बेटा ये हम तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती कि भाई कितनी रिसर्च हो रही है, कौन कौन सी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है साइंस की फील्ड में, किसके थ्रू ये हम तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती। बुलेटिन्स, एग्जीबिशन, जनरल, बहुत सारे बुलेटिन्स, एग्जीबिशन और जनरल से लोग लगाते हैं जिनके थ्रू ये हम तक पहुंचाते हैं कि कितनी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च साइंस की फील्ड में अभी हुई है। ये मेंबर कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि भाई आपका जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करके रखो। अगर हमें डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया बच्चा? 1965 में आया। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन 46 47 में आ गए थे, पर ये 1965 में आया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1945 में आए, कोई 46 में आए, पर ये कब आया? 1965 में। मतलब यूनाइटेड नेशंस बनने के 20 साल बाद। इसका एम है कॉपरेशन को प्रमोट करना है अमंग नेशंस। ये लोगों को हेल्प करता है बेटर लाइफ को लीड करने में, बेटर लाइफ जीने में मदद करता है ये लोगों को। ये असिस्टेंस देता है कंट्रीज को किस फील्ड में? पावर्टी को ख़त्म करने, गरीबी को ख़त्म करना है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़, जो रिच और पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करो, पावर्टी को एरेडिकेट, एरेडिकेशन मतलब ख़त्म करो, इसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ये कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि भाई मोस्ट इफेक्टिव यूज़ हो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का, यूज़ ऑफ इंटरनेशनल एड रिसोर्सेज, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। फंक्शंस क्या है यूएनडीपी के? ये कॉपरेशन प्रमोट करता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कि भाई कैसे आप इकोनॉमिक और टेक्निकल फील्ड में साथ में आके और अच्छा काम कर सकते हो। ये कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है कि कैसे आप अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सकते हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ा सकते हो। देखो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रही है बेटा, तो हमें एग्रीकल्चर आउटपुट ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो उसे हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज को प्रमोट करता है। जितनी भी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो बहुत ही नोटवर्दी काम कर रही हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं। बच्चा अपनी अपनी फील्ड में, जो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा है, जो लेबर फील्ड में काम कर रहा है, या जो हेल्थ के लिए काम कर रहा है, सब अपने अपनी फील्ड में बहुत ही नोटेबल काम कर रहे हैं, नोटवर्दी काम कर रहे हैं। बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ करना बाकी है, तो वो भी हो ही जाएगा। होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज इज रिक्वायर्ड। बेटा देखो 193 कंट्रीज है, हम एक स्टेट को नहीं संभाल पा रहे, एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल पा रहे, तो इतने बड़े एरिया को कवर करना बिना कंट्रीज के कोऑपरेशन के, मेंबर कंट्रीज के कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। इनकी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट आएगी तभी हम इन एजेंसीज के द्वारा जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उसके साथ हम जस्टिस कर पाएंगे। तो हमें होल हार्टेडली इनके साथ कोऑपरेट करने का सोचना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मोटूनो सेक्शन को। तो बेटा मोटूनो सेक्शन में ये बताया कि ये जो यूनिसेफ है, ये बच्चों के लिए इतने सारे जो प्रोग्राम्स लाता है उसके लिए पैसा कहाँ से लाता है, फंड कहाँ से रेज करता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बच्चा। ये ग्रीटिंग कार्ड्स को प्रिंट करते हैं, उन्हें सेल करते हैं। जो पहला काम ग्रीटिंग कार्ड वाला स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ? 1949 में। पहला जो ग्रीटिंग कार्ड था उसका पिक्चर ये है, जरा देखो, ये है यूनिसेफ का फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड। इसको बनाया था सिर्फ और सिर्फ एक 7 साल की लड़की ने, जो थी चेकोस्लोवाकिया से।
इसके बाद से बिलियंस ऑफ ग्रीटिंग कार्ड ये सोल्ड करते हैं कौन? यूनिसेफ। और जो पैसा इससे मिलता है इससे ये बच्चों की हेल्प करते हैं। कौन से बच्चे? जो लेस प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है उनकी। आप लोग भी यूनिसेफ का कार्ड बाय करें अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, स्पेशल ओकेशंस में, क्योंकि बेटा इससे जो पैसा जाता है वो किसको जाता है? वो बच्चे जो सारी फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते हैं उनके लिए। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.